Hello friends, good morning. Welcome to our classes. मैं क्षमा शंकर तिवारी आपका करंट टॉपिक जो भी स्टार्ट होने वाला है वो गॉस थ्योरम। उससे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं। जैसे यह है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। यह 3 प्रकार से होता है। आवेशों के किसी धातु पृष्ठ पर आयतन में अथवा लंबाई में एक समान वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। यह 3 प्रकार से होता है। जैसे जब भी यह किसी जब आवेश इस छड़ पे हो, इस पेंसिल को हम छड़ मान लेते हैं, इस छड़ पे हो, ठीक है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, ये रेखीय हो गया। ठीक है, रॉड किसी रॉड पे आवेश हो गया, जैसे कांच की रॉड हो, ग्लास रॉड हो गई, एबोनाइट रॉड हो गई, तो जब इस पे हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश। अर्थात डेफिनेशन बनेगी लंबाई के अनुदिश आवेश के वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को हम इसके फार्मूला से समझ सकते हैं। इसके एल की जगह आप अगर A1 लिख दो तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू। तो हम कह सकते हैं एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे ये जो रॉड है इस पे कितना आवेश है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, इसकी डेंसिटी कितनी है, इस पर आवेशों की डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी अर्थात घनत्व से हम समझते हैं। ठीक है, घनत्व क्या होता है आप बहुत अच्छे से समझते हैं। घनत्व को समझने के लिए आप सोशल स्टडी में चलिए, वहाँ पे आप जनसंख्या घनत्व देखिए, हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ रही है, आप उस पर समझ सकते हैं जनसंख्या घनत्व। देखिए जिस प्लेस पे जनसंख्या बहुत अधिक होती है वहाँ पे कहते हैं वहाँ पे घनत्व ज़्यादा है। जैसे शहर को मान लीजिए, शहर में क्या हो गया, शहर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं यहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू विलेज। विलेज में आइए, छोटे छोटे गांव होते हैं, गांव में छोटी छोटी पॉपुलेशन होती है तो वहाँ पे डेंसिटी कम हो गई, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो गई। शहरों में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो गई। इसी प्रकार से ये जो रॉड है आपकी, इस रॉड पे डेंसिटी कितनी है, ठीक है, इस रॉड पे डेंसिटी कितनी है ये हमको फाइंड आउट करना होता है। तो इस रॉड पे जो डेंसिटी कितनी है आवेशों की, उसे हम कहेंगे आवेश का रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे, और इसे हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। यह लैम्डा बराबर होता है Q/L के, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू कुल आवेश बटे उसकी कुल लंबाई के। ठीक है, अगर हम किसी इसके अल्प लंबाई की बात करें, थोड़ी सी दूरी की बात करें कि इस छोटे पार्ट में, इस छोटे ब्लू वाले पार्ट में कितना आवेश है, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, डेल्टा एल लंबाई पर। और कितना आवेश है तो भी कम होगा, चार्ज भी कम होगा, तो उसे कहेंगे DQ। DL इसको कहेंगे, लंबाई को DL कह देंगे और इसको क्या कह देंगे, DQ कह देंगे। ठीक है, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा DQ/DL। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर इतने पर थोड़ा सा है तो पूरे पर कितना होगा, तो आपको पता है, मैथ में बताया गया है आपको। हम ज़्यादा जब अमाउंट होता है उसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, उसका समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेशन DQ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लैम्डा DL, दैट इक्वल टू Q इज इक्वल टू लैम्डा L के। ठीक है, तो ये इसका मात्रक होता है, Q का मात्रक कूलाम और इसका L का मात्रक, चूंकि लंबाई है तो मात्रक मीटर। अब बात आती है, अभी तो हमने बात की एक रॉड की। अब अगर मान लीजिए कि इस पर ये है आपका एक पृष्ठ है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये एक क्या है, पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर आवेश कितना व्याप्त है, पृष्ठ मतलब एरिया, क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल पे आवेश कितना व्याप्त है, तो इस क्षेत्रफल पर जो आवेश व्याप्त होगा उसे हम कहेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। इस पृष्ठ पर जितना आवेश व्याप्त है उसे हम कहेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। तो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पृष्ठ आवेश वितरण और पृष्ठ आवेश घनत्व। देखिए, जब किसी पृष्ठ पर आवेश का वितरण हो जाए, जैसे इस पृष्ठ पर आवेश का वितरण हो जाए तो उसे हम कहेंगे पृष्ठ आवेश वितरण। और इस पृष्ठ पर कितने सारे चार्ज हैं, ठीक है,
इस एरिया में कितने सारे चार्ज हैं, तो इस हम इसे क्या कहेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो फार्मूला बनता है पृष्ठ आवेश घनत्व इज इक्वल टू कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल के। ठीक है, कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्षेत्रफल इसका जो भी है आयताकार वर्गाकार जो भी होगा उसका क्षेत्रफल। तो हम अब इसकी डेफिनेशन लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल को 1 मान लीजिए, ए इज इक्वल टू 1, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू। इसे हम ऐसा लिखते हैं, जो इफ ए इज इक्वल टू 1 देन सिग्मा इज इक्वल टू क्यू। तो डेफिनेशन क्या होगी, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व, हमने जैसे बताया ये पृष्ठ है, तो इस यूनिट एरिया में एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित कितना आवेश है उसका हम जो डेंसिटी निकाल देंगे उसी को कहेंगे कि एक पृष्ठ आवेश घनत्व। इसे सिग्मा से व्यक्त किया जाता है और सिग्मा बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, और सिग्मा इज इक्वल डी क्यू अपन डी ए। ठीक है, अगर थोड़े दूर की बात की जाए तो थोड़े क्षेत्रफल पर थोड़ा आवेश, तो डी क्यू अपन डी ए। इसको उसी तरह इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए। सिग्मा कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, वेरिएबल क्या है, ए वेरिएबल है तो वो इसके साथ आ जाएगा। इसका मात्रक हो जाएगा क्यू का मात्रक कूलाम और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक है, आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। देखिए हम लोग ये टॉपिक एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन वो कंप्लेन आई थी कि वो वीडियो साफ नहीं आया था, इसलिए वीडियो हमको फिर से बनाना पड़ रहा है। तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए और इसे अच्छे से आप नोट करें और अपनी तैयारी करें। आयतन आवेश वितरण, किसी वस्तु के आयतन पर, किसी वस्तु के आयतन पर कितना आवेश है। ठीक है, किसी वस्तु के आयतन पे, जैसे ये देखिए ये हमारा बॉक्स है एक, मान लिया इसको, ये रिमोट जैसा, लेकिन रिमोट है तो ये आपको आयतन बनाएगा ना, आयतन बनाएगा। इस आयतन पे इसका कितना आवेश होगा, कितना आवेश की डेंसिटी होगी, वो चीज़ हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस पर देखते हैं। तो उसे हम कहते हैं जब किसी धातु के, किसी वस्तु के आयतन पर आवेश के वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो ये भी उसी तरह इसे रो से व्यक्त करते हैं, रो इज इक्वल टू आवेश बटे, अब आयतन की बात की जा रही तो बटे आयतन, पहली बार लंबाई की बात की तो बटे एल, दूसरी बार क्षेत्रफल की बात की गई तो बटे एरिया, अब की आयतन की बात कर रहे हैं तो बटे वॉल्यूम। तो रो इज इक्वल टू क्यू अपन भी हो जाता है इसका फार्मूला। और यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसको फार्मूला, इसको जब घनत्व को डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे, एकांक आयतन पर उपस्थित, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर। देखिए उसी तरह से अब अगर छोटे आयतन की बात की जाए, थोड़े आयतन की बात की जाए तो हो जाएगा थोड़ा आवेश, थोड़े आयतन में थोड़ा आवेश हो गया तो कहेंगे उसको डी क्यू, थोड़ा आयतन मतलब डी भी। सारे को अगर इंटीग्रेट कर दिए तो इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डी भी, रो कांस्टेंट तो कॉमन, इंटीग्रेशन डी भी मतलब भी हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू रो भी के। और इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब, मीटर क्यूब आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब। इस पर कुछ एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो फिर से आप कमेंट करिए, हम आपको वो टॉपिक फिर से भेजते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं इसके लिए, ये देखिए एक एग्जाम्पल है, आर त्रिज्या के किसी रिंग वलय को क्यू आवेश दिया जाता है, किसी रिंग या वलय को क्यू आवेश दिया जाता है। जैसा देखिए रिंग की बात की जा रही तो रिंग ऐसा होगा जैसा कि ये फिगर है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या आर है और इस पर आवेश है प्लस क्यू आवेश है, तो इसका आवेश घनत्व कितना होगा। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए कह दिया आवेश घनत्व कितना होगा, ये नहीं पूछा कि रेखीय की पृष्ठ की आयतन। तो आपको समझना है ये क्या है, रिंग है, रिंग मतलब ये रॉड टाइप का चलेगा, रॉड है लेकिन ये उसी रॉड को मोड़ दिया गया है,
जो रॉड आपकी लंबी थी पेंसिल जैसी, अब उस रॉड को क्या किया, मोड़ दिया। इसका मतलब क्या निकालेंगे यहाँ पर, रेखीय आवेश घनत्व। हिंट में लिखा हुआ है रिंग के लिए रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपन एल हो जाएगा, क्यू अपन एल। इसे देखते हैं तो एल मतलब पूरी लंबाई इसकी, हमने बताया आपको क्या हुआ, ये छड़ लंबी है, इसी छड़ को मोड़ दिया, ये छड़ लंबी सी है, इस छड़ को अब की मोड़ दिया, तो मोड़ दिया तो लंबाई कितनी, मतलब वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, जो कि इसकी लंबाई होगी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एल बराबर वृत्त की परिधि, और परिधि कितनी होगी 2 पाई आर, तो जहाँ एल होगा वहाँ पे क्या लिख देंगे 2 पाई आर, तो हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर। ये हो गया आंसर। मात्रक तो रेखीय है, रेखीय में होता है क्या, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू मतलब कूलाम प्रति मीटर। क्लियर। देखिए इसी पर आगे चलते हैं। आर त्रिज्या के खोखले गोले को क्यू आवेश देने पर उसका आवेश घनत्व कितना होगा। खोखला गोला है तो उसके पृष्ठ पर आवेश बैठ जाएगा, खोखला गोला है तो पृष्ठ पर आवेश बैठ जाएगा, तो पृष्ठ पर आवेश बैठ जाएगा तो देखिए उसका हम पृष्ठ आवेश घनत्व निकालेंगे। ठीक, आप एग्जाम क्वेश्चन को नोट करिए और खुद से सॉल्व करिए, मेरा सॉल्यूशन मत देखिए, क्वेश्चन को नोट करिए और खुद से सॉल्व करिए, तब आपको एक बार फिर से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जब गोला खोखला है तो क्या करेंगे, पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए होता है। यहाँ पर क्यू तो क्यू ही रहेगा क्योंकि बोला है क्यू आवेश दिया जाता है, तो क्यू की जगह क्यू होगा, लेकिन एरिया क्या हो जाएगा, एरिया गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोल क्षेत्रफल मत लिख दीजिएगा, गोले का क्षेत्रफल मत लिखिएगा, ठीक है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, खोखले गोले का, और आप जो गोला पढ़ते हैं क्षेत्रफल वो सर्कुलर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल मत लिखिएगा, ये गोले का क्षेत्रफल है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपन 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज आंसर। यूनिट इज कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। आर त्रिज्या के ठोस गोले पर प्लस क्यू आवेश देने पर आवेश घनत्व तो कितना होगा। अब देखिए, अब ये ठोस गोले की बात कर रहा है। ठोस गोला मतलब जैसे गेंद जैसा होता है, उसे आप इंग्लिश में स्फीयर कहते हैं, तो वो ठोस गोले का, अब ठोस गोला तो आयतन बनाएगा, आयतन बनाएगा तो हम आयतन आवेश घनत्व इसका निकालेंगे। आयतन आवेश घनत्व को आप रो से व्यक्त करते हैं, तो रो इज इक्वल टू क्यू अपन भी हो जाएगा, क्यू अपन 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये होता है गोले का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसे यहाँ पे रख देंगे, और देखिए इसको 3 आपका ऊपर हो जाएगा, तो रो इज इक्वल 3 क्यू अपन 4 पाई आर क्यूब, ये हो गया आंसर, कूलाम पर मीटर क्यूब। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब है हमारा विद्युत फ्लक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपके सीबीएसई में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक इस पे जरूर आना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे फाई से व्यक्त करते हैं, फाई ई से भी कहीं कहीं फाई ई से व्यक्त किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी पृष्ठ से जब सपोज कर लीजिए आपका ये ब्लैक वाला एक पृष्ठ हो गया, ठीक है, ये पृष्ठ हो गया, इससे आपने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा, आपने पढ़ा है कि सपोज कोई आवेश क्यू है, उस क्यू आवेश से ढेर सारी, मान लीजिए ये आवेश क्यू है, इससे ढेर सारी बल रेखाएं पास आउट हो रही हैं, तो बल रेखाएं जब पास हो तो ये मान लीजिए कोई पृष्ठ है, अब इस पृष्ठ को हम इस पे लगा दिए, ठीक है, अब इससे ये कितनी सारी रेखाएं पास हो रही हैं, इन रेखाओं की इस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं, मान लीजिए यहाँ से ऐसे ढेर सारी मेरी उंगली की दिशा में बल रेखाएं गुजर रही हैं, जैसे उंगली की दिशा आपको दिख रही होंगी, और हमको इसे लगाते तो सारी की सारी ये बल रेखाएं क्या होगी, इस पृष्ठ से रुक गई, इसका मतलब पास आउट हो रही हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये जो है इनकी संख्या को, नंबर ऑफ दीज लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इसकी परिभाषा बनती है, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं या बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं।
किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से व्यक्त करते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर मान लीजिए, ये देखिए थोड़ा आप इधर देखिए, ये प्लस क्यू आवेश है, इससे कितनी सारी बल रेखाएं निकलेंगी, कितनी निकलेंगी, ये जानने के लिए तो हम लोग कूलाम में पढ़े हुए हैं कि कितनी बल रेखाएं निकलेंगी। यह बल रेखाओं की संख्या बराबर क्या होता है, क्यू अपान, ठीक है, अभी अभी हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये देखिए, ये जैसे है आपका क्यू आवेश है, इस क्यू आवेश से ढेर सारी बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक, बल रेखाएं निकल रही हैं। हमने बताया कितनी निकलेंगी, तो क्यू अपान एप्सिलॉन 0 के होती हैं। बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या कितनी, एक किसी आवेश क्यू से कितनी बल रेखाएं निकलेंगी, तो क्यू अपान एप्सिलॉन 0। अगर मान लीजिए यह इसके इस ब्लॉक के अंदर 3-4 आवेश हैं, तो इन सबसे कितने, तो सारों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ये बताएगा कितनी संख्या निकलेगी। हमने मान लिया कि ये ढेर सारी संख्याएं निकल रही हैं। अब ये ढेर सारी संख्याएं जो निकल, इनके पास एक पृष्ठ रखा, आप देखिए पृष्ठ इनके पास में रखा है, पास में रखा है, तो कितनी रेखाएं पास हो रही हैं, 1 2 3 4। थोड़ा दूर ले गए तो कितनी पास हो रही हैं, 2। तो दो चीज यहां से समझिए, यह अगर दूरी बढ़ने पर रेखाओं की संख्या घट जाएगी, मतलब विद्युत फ्लक्स घट जाएगा, दूरी घट जाएगी तो बल रेखाओं की विद्युत फ्लक्स बढ़ जाएगा, मतलब बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पे दिखाया हुआ है रेड मार्क से φ1 φ2, वेयर φ1 इज ग्रेटर देन φ2, φ1 इज ग्रेटर देन φ2, जो कि आपको फिगर से स्पष्ट है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने बताया आपको विद्युत फ्लक्स क्या है, अब तो ये क्लियर हो गया होगा कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। नंबर ऑफ लाइंस, किसी भी पृष्ठ से कितनी रेखाएं, नंबर ऑफ लाइंस पास आउट हो रही, वही फ्लक्स है। अब ये कैसे कितनी होंगी, ये जानने के लिए हम इसको देखते। माना कोई पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल S है, इस फिगर के हिसाब से एक पृष्ठ लिया जिसका क्षेत्रफल S है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो φ इज इक्वल टू E डॉट एक्स के होता है, इसका वेक्टर और इसका वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट है तो हो जाएगा कॉस थीटा के A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो उसी फार्मूला E डॉट एस इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। तो ई एस, ई क्या है, ये विद्युत क्षेत्र के परिमाण, एस क्या है, क्षेत्रफल के परिमाण, और कॉस थीटा, कॉस थीटा जो होता है, ये आपको बहुत ध्यान देना होगा, कॉस थीटा इस पृष्ठ का यूनिट वेक्टर है जो उसकी दिशा को बताता है। जैसे हमने बताया ये ब्लैक वाला पृष्ठ लिया, तो इसका जो डायरेक्शन लेते हैं वो डायरेक्शन हम यूं लेते हैं। ये पेंसिल देख रहे हैं, पेंसिल को अगर लंबवत रखा जाए, पेंसिल को अगर लंबवत रखा जाए तो ये समझ लीजिए ये वेक्टर यस है, ये है वेक्टर यस, जो इसकी डायरेक्शन, पृष्ठ के लंबवत जो डायरेक्शन होगी वो इस पृष्ठ की डायरेक्शन होगी। तो जब भी हम एंगल को लेते हैं वो एंगल हम इसकी डायरेक्शन के हिसाब से लेते हैं, मतलब इसके एकांक सदिश s के हिसाब से लेते हैं। पृष्ठ सदिश जो होता है उसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, क्षेत्रफल सदिश के अनुसार हम लेंगे। तो देखिए ये तो पृष्ठ हो गया, पृष्ठ हो गया ये वाला है ना, ये पृष्ठ हो गया, लेकिन उसका सदिश कहाँ जाएगा, ये, तो इसके और ई के बीच का कोण थीटा होता है, ठीक है। तो ये हो गया वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला, फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस और इसी को ई एस कॉस थीटा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैसे हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू होता है, E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू होता है। तो एफ अपान क्यू का मतलब एफ फॉर न्यूटन और क्यू फॉर कूलम, तो न्यूटन और प्रति कूलम E का हो गया, और एस फॉर एरिया, तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर,
ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब दूसरा आप देखिए, ये कौन सी राशि है, सदिश की अदिश। तो आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो ऑलवेज आपका अदिश राशि होता है। तो डॉट प्रोडक्ट के पर आपका मिला क्या, फाई ई मिला, डॉट प्रोडक्ट से फाई ई मिला, तो ये कौन सी राशि है, अदिश राशि। बीमा, बीमा में बहुत सिंपल है, आप इसे न्यूटन की बीमा लिखिए और इसे न्यूटन की बीमा लिख दीजिए, इसमें क्षेत्रफल की बीमा लिख दीजिए और कूलाम की लिख दीजिए, बस ये हो जाता है एम एल क्यूब टी पावर -3 ए पावर -1, ये हो गई बीमा इसकी। इसको देखिए दूसरे हम इंटीग्रेशन के द्वारा भी इस फार्मूला को जब सॉल्व करेंगे तो वो भी सेम टू सेम होता है, आपको जैसे जो समझ में आए आप उसे समझ सकते हैं। देखिए दूसरे ढंग से हमने इसको बताया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के पृष्ठ अवयव ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जैसे ये आपका क्या हो गया, ये पूरा का पूरा पृष्ठ है, ठीक है, उस पृष्ठ का छोटा सा पार्ट ले लीजिए आप ds। इस ds से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो जाहिर सी बात है ds हो गया तो इसका वैद्युत क्षेत्र तो वही है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र तो E डॉट ds हो जाएगा। E डॉट s जो हो रहा था, E डॉट s जहां हो रहा था वहां पे अब क्या कर देंगे, E डॉट ds कर देंगे, ये बताएगा d फाई को। तो हम कहें कि जब ये छोटे से पार्ट से ds जा रहा था तो पूरे पार्ट से कितने छोटे इस छोटे ds पार्ट से जो फ्लक्स था वो d फाई था, तो पूरे से कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट जब कर देंगे समाकलन करने पर तो बोथ साइड इंटीग्रेशन, और इसे हम आप ये भी कहते हैं इंटीग्रेशन होल भी कह सकते हैं, इंटीग्रेशन होल पूरे का होल भी कह सकते हैं। इंटीग्रेशन होल का मतलब हो गया डी फाई है तो पूरा करेंगे तो फाई ई हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। तो ई डॉट डी एस क्या होता है, देखिए ई डॉट डी एस ई एस कॉस थीटा होता है, तो ई एस कॉस थीटा कर दिया, ई एस कॉस थीटा कर दिया। अब ये ई एस कॉस थीटा में जो जो कॉमन है बाहर निकाल लीजिए, क्या क्या कॉमन है और क्या वेरिएबल है। देखिए थीटा आपका वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, थीटा ये कभी कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि थीटा का एक फार्मूला बताया गया है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स खास तौर से ध्यान देंगे कि सर ने बताया इंटीग्रेशन कॉस थीटा दैट, तो वहाँ पे तब होता है जब कॉस थीटा डी थीटा होता है, यहाँ पे क्या डी एस, इसलिए कॉस थीटा क्या अभी कांस्टेंट है, तो ई और कॉस थीटा बाहर आ जाएगा और वेरिएबल डी एस, इंटीग्रेशन डी एस का मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल, तो संपूर्ण क्षेत्रफल एस मान लिया, तो हो गया ई कॉस थीटा और इस डी एस की जगह एस हो गया, तो ये हो गया ई एस कॉस थीटा, ठीक है। तो फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, और ऊपर में भी आपने वही निकाला था, देखिए ऊपर वाला भी वही है, फाई इज इक्वल ई एस कॉस थीटा, तो बोथ आर द सेम, तो आप कोई भी सिस्टम लगा सकते हैं। आगे तो कुछ कंडीशंस हैं इस फार्मूले पर, कुछ कंडीशंस हैं, जैसे जब ये इसके लंबवत रखा हो, ये पृष्ठ ध्यान दीजिएगा, ये वाला पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ लंबवत रखा हुआ हो, जब इसको लंबवत रखेंगे तो ये आपका जो इसका वेक्टर है वो वेक्टर कहाँ चला जाएगा, वेक्टर समानांतर हो जाएगा, वेक्टर एस समानांतर हो जाएगा। इस फिगर में देखते हैं, कंडीशन वाले फिगर में, कंडीशन यदि कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। लंबवत का मतलब हमने बताया लंबवत ये रहेगा, लेकिन हम इसकी जो एंगल लेंगे वो इस एक वेक्टर जो है हमारा एस उसके हिसाब से एंगल लेंगे, तो वेक्टर एस और ई तो पैरेलल है, तो थीटा इज जीरो, तो कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉस जीरो, और कॉस जीरो लिखेंगे तो कॉस जीरो का मान 1, तो हो जाएगा ई एस। इसका मतलब इस कंडीशन में जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। आप देखिए पृष्ठ जब लंबवत रखा है तो उससे गुजर ये जैसे है, ठीक है, जब लंबवत रखा हुआ है तो देखिए ढेर सारे पास आउट होंगे, ठीक है ना, ढेर सारे पास आउट होंगे इस तरह से। तो ये हो गया आपका हमारा कि जब ये लंबवत रखा हो तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा जो कि E इंटू एस के बराबर होगा, ठीक है, E इंटू एस के बराबर। अब देखिए जब कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो, अब देखिए जब आप इसको समांतर कर देंगे तो ये वेक्टर कहाँ चला जाएगा,
वेक्टर अप साइड मतलब लंबवत हो जाएगा, अप साइड हो जाएगा, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। जब 90 डिग्री तो कॉस की जगह क्या लिखें, cos 90, और cos 90 का मान 0, 0 तो सारा हो जाएगा 0। अब आप इसको देखिए, पृष्ठ कहाँ है, वैद्युत क्षेत्र जैसे उसी तरह पृष्ठ है, तो जब उसी तरह पृष्ठ होगा तो कहाँ कोई पास आउट होगा। जैसे कि मेरा हाथ ये पहले ऐसे था तो इसमें पिन कर दे रहा था, मतलब सबको रोक रहा था, तो फ्लक्स की संख्या मैक्सिमम हो गई। अब मेरा हाथ भी ऐसे हो गया, ये भी ऐसे हो गया, तो सब पास हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये क्या होता है, मिनिमम, दैट इज कॉल्ड 0, दैट इज 0। तो दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन आप ध्यान देंगे। अब देखिए हमारा है अगला पॉइंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, ये देखिए, गॉस कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये कहते हैं गॉस महोदय। गॉस महोदय कहते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। गॉस महोदय साफ साफ आप समझ लें, गॉस महोदय कहते हैं कि एक ठो डब्बा में अगर क्यू आवेश बंद कर दीजिए तो उससे जो कुल फ्लक्स पास आउट होगा, मतलब जो बल रेखाएं पास आउट होंगी, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं कहा, मैं बता रहा हूँ आपको मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कुछ नहीं कहा मैं बता रहा हूँ उनके हिसाब से एक डब्बे में आप क्यू आवेश को बंद कर दीजिए तो उससे कितना फ्लक्स पास आउट होगा, ये आप जो है जानने के लिए Q/ε0 कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यही बात उन्होंने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित जितने आवेश हैं सारे का कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे एक क्यू आवेश है, इस क्यू आवेश को हमने सर्किल कर दिया तो बंद हो गया। क्यू आवेश पड़ा हुआ था, यहाँ पे जैसे क्यू आवेश पड़ा हुआ था तो हम कितना फ्लक्स पास आउट रहा था, हमने एक सर्किल खींच दिया। इस सर्किल को कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। अब देखते हैं इसके अंदर कैठो आवेश है, क्यू है, एक ही आवेश है क्यू आवेश है तो Q/ε0। अगर ढेर सारे हैं तो Q1 Q2 Q3 Qn है तो सिग्मा Q हो जाएगा, सिग्मा Q/ε0 हो जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ Q कुल। ठीक है, और दूसरे तरह से आप देखें तो phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ होल E.ds इज इक्वल टू Q/ε0 दोनों। ठीक है, अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, एनसीईआरटी के बोर्ड एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछता है, लेकिन आप इसे जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए केवल गॉस थ्योरम। ये हमने स्टार्ट बना दिया, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये प्रूफ जो है नहीं देता, लेकिन पढ़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। माना आर त्रिज्या का एक खोखला गोला है, खोखले गोले, यहाँ पर एक क्यू आवेश है, क्यू आवेश है तो हमने क्या किया, एक मान लिया कि यह इसके अंदर बंद है, खोखला गोला बना लिया, और इस खोखले आर त्रिज्या का एक खोखला गोला बना लिया इसके। ठीक है, तो ये हम इस पे निकालेंगे कि क्यू आवेश और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो यहाँ इस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र जो होगा इसके बाहर की ओर होगा। इसके एक अल्प भाग की बात की जाती है ds की, ds की दिशा भी उसी दिशा में होगी, E और S दोनों एक ही दिशा में होंगे। इस ds की बात की जाती है, तो इस ds से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, इस ds से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा E.ds के। तो पूरे गोले से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो हम बात करते हैं कुल विद्युत फ्लक्स। कुल विद्युत फ्लक्स फाई E, कुल विद्युत फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन होल E.ds के, E.ds के। अब E.ds का मतलब EDS cos थीटा, यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम है तो cos 0 हो जाएगा। ठीक है, E और cos थीटा कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ds तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 का मान 1 तो E रह जाएगा, और cos 0 इंटीग्रेशन ds का मतलब हो जाएगा s के, s का मतलब हो जाएगा उसका पूरा क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आकृति कैसी है, गोला, स्फीयर वाला गोला, वृत्ताकार नहीं, गोला वाला है, तो गोले का कुल क्षेत्रफल 4πr²। इंटीग्रेशन ds का s हो जाएगा, s मतलब पूरा उसका एरिया, किसका, गोले का,
ध्यान दीजिएगा, वृत्त का नहीं, गोले का। तो गोला स्फीयर, स्फीयर का कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर रखेंगे, देखिए तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बटा क्यू बाई एप्सिलॉन 0। इस प्रकार बहुत सिंपल ढंग से आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे और प्रूफ कर देंगे कि ये गॉस के अनुसार सही है। इसी पर देखिए एक और आपका क्वेश्चन है, गॉस थ्योरम के द्वारा कूलॉम्स लॉ। गॉस थ्योरम के द्वारा कूलॉम्स लॉ, ये हमने आपको सिद्ध करके बताया है। हम इसे भी आप देख लें, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं गॉस थ्योरम के द्वारा कूलॉम्स लॉ। माना धन आवेशित आवेश प्लस क्यू किसी बिंदु O पर स्थित है। O से R त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। कह रहा है प्लस क्यू आवेश किसी बिंदु O पर स्थित है, तो इससे R त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, गोलाकार एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। सममिति के आधार पर सिमिट्री, सममिति के आधार पर S के सभी बिंदुओं पर, ये जो इसके सभी बिंदुओं पर आप देखिए, यहाँ पे भी कहीं पर आप लें, यहाँ पर लेंगे तो विद्युत क्षेत्र इधर है ना, और उसी दिशा में आपका S भी हो जाएगा। तो क्या किसी भी दिशा में आप चलेंगे तो E और DS एक ही दिशा में होंगे, चीज का क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र सब एक ही दिशा में होंगे। तो करा S के सभी बिंदुओं पर E और DS की दिशा एक समान होगी। तो इस जो छोटा ds है, इस ds से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो ds से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? d फाई होगा। d फाई बराबर E डॉट ds। तो पूरे से कितना होगा? तो इंटीग्रेशन कर देंगे इसी का, तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो कुल फ्लक्स, ठीक है, तो आपका हो जाएगा कुल फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन होल डी फाई, ठीक है। डी फाई बराबर ई डॉट डी एस, ई डॉट डी फाई बराबर ई डॉट डी एस लिख लिया। यह बराबर ई डी एस कॉस थीटा के, तो ई डी एस कॉस थीटा लिख लिया। अब जो जो कॉमन है बाहर कर देंगे और जो वेरिएबल है उसको इंटीग्रेशन के साथ रख लेंगे। तो देखिए कॉमन कर लिए ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन डी एस। अब जब इंटीग्रेशन डी एस कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के होता है, तो यहाँ पे एस हो जाएगा। एस मतलब कुल क्षेत्रफल, तो ये आपका गोला है, गोला, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका वैल्यू रख दिया। कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे 0 है, देखिए थीटा 0 होगा तो कॉस 0 का मान 1, तो वो हो गया ई इंटू ये डी एस वाला 4 पाई आर स्क्वायर। ये होगा समीकरण नंबर 1। हम इसके हिसाब से देख रहे हैं। दूसरा देखिए, गॉस के नियम से गॉस कहता है कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो गॉस के नियम से गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन 0। इसे बनाते हैं समीकरण नंबर 2। देखिए हमने क्या कैलकुलेट किया, क्या किया, फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। गॉस ने क्या कहा कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो दोनों फाई की ही वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 इज इक्वल टू समीकरण 2, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 और 2 से यह बराबर इसके, ठीक है, 1 और 2 बराबर होंगे, दोनों का वैल्यू लिख दिया। ये आ गया E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। पक्षांतर कर देंगे, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर हम यहाँ पर इस बिंदु पर किसी परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करें, इस बिंदु पर अगर हम किसी परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करें, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र E के कारण इस Q0 पर लगने वाला बल कितना होगा? F इज इक्वल टू Q0 होगा। फार्मूला E इज इक्वल टू F अपान Q0 होता है, तो इसी फार्मूले से F इज इक्वल टू Q0 हो जाएगा, ठीक है। और E का वैल्यू हम लोग निकालें, वो वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो यहाँ क्या माना, यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश Q0 हो तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर लगने वाला बल, ठीक है,
पृष्ठ यस पर किसी परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करें तो Q0 पर लगने वाला बल या कूलाम बल इसे आप लगने वाला बल ही कहें, नॉट कूलाम बल, अभी लगने वाला बल कहते हैं इसे, लगने वाला बल F इज इक्वल टू Q0। ठीक है, तो अब कूलाम इसको जब रख देंगे E का वैल्यू तो कूलाम बल कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू E का मान रख दिया यहाँ से, ऊपर से E का मान रखे तो इज इक्वल 4/4πε0 Q0/r², जो कि कूलाम का नियम है और इसी नियम को सिद्ध करता है कि यह बल जो लग रहा था वही बल कूलाम बल है। अब ये सिद्ध कर दिया कि ये जो बल लग रहा था वह बल कूलाम बल है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसे अच्छे से पढ़िए, रीड करिए, नोट्स बनाइए, फिर हम अगले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे जो न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और वो इसी पर बेस्ड होंगे। थैंक्स।